नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग के अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। हम इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डेली शाम को 7:30 पे मिलते हैं। कभी कभार अपनी छुट्टी हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मैनेज करके चलें। वैसे अपनी कोशिश रहती है कि डेली क्लास आए, ठीक है। तो 7:30 हम शाम को डेली मिलते हैं और लगभग अपनी क्लास रहती है 1 से 1:30, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच की अपनी क्लास रहती है। इसमें हम क्या है, जो भी थ्योरी पार्ट है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, उन सबको देखते हैं। तो अभी तक हमने राजस्थान हिस्ट्री के कई सारे अपने टॉपिक कर लिए हैं, जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और आप देखेंगे तो सेकंड ग्रेड में भी है, रीट में भी है, या फिर आप कोई सी भी अलग तैयारी कर रहे हैं तो ये राजस्थान हिस्ट्री के जो भी टॉपिक यहाँ पे है तो वो सारे टॉपिक यहाँ पे कॉमन नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी और विषय की भी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ वीडियो तक आए हैं तो बिल्कुल आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपका यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ पे उल्टा आपका फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है अपना, इसमें सबसे पहले तो हम आमेर रियासत पढ़ेंगे। अब आमेर रियासत में मेनली तो हमें पढ़ने हैं मानसिंह, क्योंकि ये सिलेबस में डायरेक्ट अपने को नाम दिया हुआ है मानसिंह जी का, तो ज़्यादा डिटेल में चर्चा इनके ऊपर करेंगे। फिर हमें एक नाम दिया है सिलेबस में ही, चंद्रसेन। क्या दिया है? चंद्रसेन। अब चंद्रसेन जो है ये कहाँ के हैं, तो ये मारवाड़ के थे। मारवाड़ में कौन थे? राठौड़ वंश था, ठीक है। तो मारवाड़ में हमें चंद्रसेन जी के बारे में ज़्यादा डीपली में पढ़ना है। इसके बाद में एक और नाम अपने को दिया है बीकानेर रियासत का, तो वो नाम क्या है? तो ये नाम है अपने पास बीकानेर में क्या? रायसिंह। तो इन तीनों के बारे में क्या है, हमें विस्तार से चर्चा करनी है, मानसिंह, चंद्रसेन और रायसिंह। इसके अलावा जो भी अपने शासक रहेंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या है, थोड़ा हम शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा जाता है। तो जो भी चीज़ें होंगी हम यहाँ पे उनको स्किप नहीं करेंगे, जहाँ पे आवश्यकता लगेगी उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि इन तीनों के नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तीनों के सिलेबस में क्या है, डायरेक्टली मेंशन भी रहते हैं, तो इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनको हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे शासक और हैं जिनका इतना क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आमेर रियासत। आमेर रियासत की शुरुआत कैसे हुई? तो जो आमेर रियासत है, आमेर रियासत जो है, इसको ही क्या है, कछवाहा वंश, कछवाहा शासक इनको कहते हैं। और कहा जाता है कि जो भगवान राम के पुत्र थे, कौन? लव और कुश, इनके दो पुत्र थे। तो भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनसे संबंधित ये थे कौन? कछवाहा वंश। तो इसीलिए ये कुश के नाम पे यहाँ पे कुशवाहा या कछवाहा इनको कहा जाता है, और इसीलिए इनको क्या है, रघुवंश तिलक या फिर सूर्यवंशी भी माना जाता है, ठीक है। रघुवंश तिलक, रघुकुल और सूर्यवंशी जो है भगवान राम से ही संबंधित है, तो इसलिए इनको ये कहा जाता है। ऐसा कहाँ पे लिखा गया है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है आमेर शिलालेख में, जो कि 1612 में अपने को देखने को मिला था। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, जो कि कछवाहा वंश है वो क्या है, अपनी उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं, ये हम बात कर रहे हैं किसकी? इनकी उत्पत्ति की। तो ये जो बात करते हैं उत्पत्ति की, ये बात है भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उनसे संबंधित ये बताते हैं। कुश जो है इनके क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब बड़े वाले बेटे जो थे भगवान राम के, वो थे कुश। तो इनसे संबंधित ये खुद को मानते हैं कछवाहा, ठीक है। अब आगे हमने क्या देखा कि आमेर शिलालेख जो कि 1612 में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे पता है कि ये रघुवंश तिलक, सूर्यवंशी या रघुकुल हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब जो सूर्यमल मिशन है, इनके अनुसार क्या है, सूर्यमल मिशन कौन थे? सबसे पहले तो ये जान लें, तो जो बूंदी के राजा थे महाराव राम सिंह, इनके दरबारी कवि थे, कौन? सूर्यमल मिशन, ठीक है। इनके बारे में पता चल गया। अब देखते हैं इन्होंने कहा क्या यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे इनकी पहले तो रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाएं आती है वंश भास्कर, वीर सतसई, छंद मयूख, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन्होंने पूर्ण इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने की, सॉरी ये बात है यहाँ पे कि इनकी रचना जो है वंश भास्कर है। अब इसको शुरू तो इन्होंने कर दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसको पूर्ण किन्होंने किया? इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान थे, इन्होंने इसको कंप्लीट किया। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये तो सब बात हो गई इनकी। अब सूर्यमल मिशन जो है, इन्होंने इनको माना क्या था, तो ये बात करते हैं। तो ये बात है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तो सूर्यमल मिशन है, ये जो
यहाँ पे अपने कौन थे, कछवाहा, इनको क्या मानते थे, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इनको कुश, ठीक है, कुश या फिर कूर्मी, और फिर कूर्मी से आया नाम कूर्मी वंशीय, और कूर्मी वंशीय से ही क्या है क्या कहने लगे साधारण भाषा में। अब कूर्मी वंशी कहना क्या ज़्यादा कठिन था, तो साधारण भाषा में इनको क्या कहने जाने लगा, कछवाहा वंश कहने लगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सूर्यमल मिश्र ने इनको क्या है, इनके अनुसार इनको कुश, फिर कुश से क्या है कूर्मी, कूर्मी से कूर्मवंशी कहने लगे, और फिर जो साधारण लैंग्वेज में क्या है कछवाहा वंश इनका नाम हो गया। तो ये बात हो गई, सूर्यमल मिश्र ने बोल दिया। अब जो सोडा देव थे, इनके पुत्र कौन हुए फिर यहाँ पे, तो सोडा देव के पुत्र हुए 21वीं पीढ़ी में 33वें शासक बने ये तेजकरण और दुलाराय। तो ठीक है, ये बात भी हमने देख ली कि कौन बने भाई शासक, तो ये बने तेजकरण दुलाराय। अब तेजकरण दुलाराय जो थे, इन ये क्या थे, ये कौन हो गए फिर, कछवाहा वंश के संस्थापक हो गए, ऑब्वियस से बात है। ठीक है, ये नरवर जो कि एमपी में आता है, यहाँ से थे। कहाँ से थे ये, नरवर एमपी से थे। कौन, तेजकरण, जिनको दुलेराय भी कहते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब 1137 में ये नरवर एमपी से कहाँ पे आए थे, नरवर एमपी से ये आए थे राजस्थान। कहाँ आए थे, नरवर एमपी से राजस्थान आए थे। कौन, तेजकरण दुलेराय। और इन्होंने जो बड़गुजर थे अपने यहाँ पे, उनको हरा करके दौसा में अपना अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था, बड़गुजरों को हरा करके दौसा में अधिकार कर लिया था। कब, 1137 में। किसने किया था, तो दुलेराय ने किया था, जो कि नरवर से आए थे राजस्थान। ठीक है, इन्होंने इनको हरा करके, मीणाओं को, बड़गुजरों को हरा करके क्या कर लिया, फिर यहाँ पे दौसा पे अधिकार कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे विवाह हो गया तेजकरण का, किससे, सुजान कंवर से, जो कि दौसा से ही थी। तो इनका यहाँ पे विवाह हो गया, और फिर इन्होंने जो प्रारंभिक राजधानी थी, ये किसको बना लिया, तो प्रारंभिक राजधानी दौसा को यहाँ पे इन्होंने बना लिया। किसने, तेजकरण जी ने। ठीक है भाई, राजधानी भी बना लिया। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे इन्होंने क्या किया, जो रामगढ़ है अपने जयपुर में आता है, ये रामगढ़ जयपुर आप सभी को पता होगा, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे जयपुर से भी होंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो रामगढ़ जयपुर के मीणा राजा थे, इनको भी यहाँ पे हराया। ठीक है, तो इनको हराया यहाँ पे, और बड़गुजरों को हरा दिया। ठीक है, अब रामगढ़ जयपुर में क्या है, एक जमवाय माता का मंदिर है, और ये जो जमवाय माता का मंदिर है, इन्हीं को क्या है, कछवाहा वंश जो है अपनी कुलदेवी मानते हैं। किसको मानते हैं, जमवाय माता के मंदिर को। ठीक है, तो तेजकरण ने क्या किया, यहाँ पे जो राजधानी थी किसको बना लिया, दौसा को बना लिया। अब इसके बाद में जो है काकिल देव आए, तो काकिल देव जो है 1207 में यहाँ पे आए। ठीक है, और 1207 में आके इन्होंने क्या किया, जो मीणा राजा थे उनको हराया। किसको हराया, मीणाओं के जो राजा थे उनको हरा करके आमेर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो अपने को याद क्या रखना है कि 1207 में काकिल देव ने आमेर के मीणाओं को हरा करके आमेर को यहाँ पे जीत लिया, इस पे अपना अधिकार कर लिया, और फिर जो राजधानी थी वो भी किसको बना दी, आमेर को ही बना दी। तो ये आपको याद रखना है। तो ये काम किया किसने था, आमेर को राजधानी बनाने का, काकिल देव ने। और काकिल देव ने क्या किया, काकिल देव ने अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का भी निर्माण करा दिया। तो दो बातें याद रखनी है, काकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया, किसको हरा करके, मीणाओं को, और 1207 में, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। अब इनके बाद में आते हैं भारमल। भारमल जो है, इनका शासनकाल 1547 से 1573 के बीच रहा। इनको बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या नाम है इनके, भारमल का नाम है बिहारी मल। और इन्होंने क्या किया था, इसने मतलब भारमल जी ने, इन्होंने क्या है, मजनू खां जो कि नारनौल के सूबेदार थे। मजनू खां कौन था, नारनौल का सूबेदार था। इसके साथ में मिलके, इसके साथ और चगताई खां से मिल करके क्या किया, इन्होंने अकबर से मुलाकात की। क्या किया इन्होंने, अकबर से मिले ये दोनों। ठीक है, कौन कौन, मजनू खां और चगताई खां, ये अकबर से मुलाकात की इन्होंने। और फिर क्या हुआ, जो राजपूताने का, अकबर से मुलाकात की और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब जो भारमल थे, यही क्या थे, यहाँ पे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले थे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि राजपूताने के प्रथम शासक थे, जिसने 6 फरवरी 1562 को अकबर या फिर मुगल आ जाए, एक ही बात है, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टार लगा लें इसको। क्या पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता सबसे पहले
स्वीकार की थी। तो ऐसे राजपूत शासक का नाम आपको बता देना है फटाफट से, कौन? भारमल। तो ये अपने को पता हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये तो यहाँ पे अधीनता तो स्वीकार कर ली। अब इसके बाद में क्या हुआ, अकबर जो है वो जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पे गया। क्या हुआ, अजमेर अकबर जो है जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पे गया था। और इसने क्या किया, अजमेर से लौटते टाइम जो सांबर आता है, रास्ते में सांबर नामक स्थान आता है, अजमेर से लौटते हैं अपन तो सांबर नामक स्थान पे भारमल ने क्या किया, 1562 में अपनी जो पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? भारमल की पुत्री थी, कौन? हरकाबाई, जिनको हीरा कंवर, जोधाबाई, योद्धाबाई सब एक ही बात है, ज़्यादा तो फेमस हरकाबाई से है। तो हरकाबाई जो थी इनकी पुत्री किसकी? ये भारमल की। तो भारमल की पुत्री थी ये, इनको किसके साथ में इनकी शादी कर दी गई? तो इनकी शादी कर दी गई, वेड्स मतलब यहाँ पे विवाह है, ठीक है। आपको पता होगा कि ये तो सभी जानते होंगे। तो हरकाबाई वेड्स अकबर, ठीक है। तो इनकी शादी कहाँ पे हो गई? सांबर में हो गई। तो ये अपने को पता हो गया। अब इन दोनों की शादी हो गई तो फिर इनके यहाँ पे एक पुत्र हुआ बाद में, जिसका नाम था जहांगीर, और इसको ही क्या है, सलीम कहते थे। तो सलीम आए, जहांगीर आए, एक ही बात अपने को याद रखनी है। तो जो हरकाबाई का पुत्र अगर पूछ ले तो हरकाबाई का पुत्र अपने को जहांगीर बता देना है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब 1562 में ही जो सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मान सिंह जो थे, उनको क्या है, इनने भी क्या है, अकबर की अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अभी तक तो किसने की थी? भारमल ने की थी। फिर भारमल के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे भगवान दास जी आए, भगवान दास जी ने और मान सिंह जो आए, उन्होंने भी क्या कर लिया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं। फिर बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इनके यहाँ पुत्र तो हो गया और अकबर की अधीनता भारमल जी ने स्वीकार ही कर ली थी। तो अकबर ने क्या है, भारमल को 5000 मनसबदार, राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दी। क्या किया अकबर ने भारमल जी के लिए? भारमल जी को 5000 मनसबदार दे दिए, राजा और अमीर उल उमरा की उपाधि दे दी, ठीक है। अब बाद में और देखते हैं क्या क्या हुआ। तो जो भारमल है इनके बारे में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भारमल के 2 संतान हुई यहाँ पे। तो एक तो थे पुत्र जिनका नाम था भगवंत दास, ठीक है। पुत्री हुई इनकी हरकाबाई, जिनको जोधाबाई भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको बाद में मरियम उज्जमानी भी कहते हैं। तो ये मैं नाम लिख देती हूँ इनका, मरियम उज्जमानी। थोड़ा सा देख लेना, हिंदी वाले विद्यार्थी परेशान न हो, अपने को याद रखना है। तो मरियम उज्जमानी भी इनको ही कहते हैं, हरकाबाई को। अब हरकाबाई हो गई पुत्री तो, और पुत्र हो गए भगवंत दास। अब भगवंत दास जो है, फिर इनके जाके एक पुत्री हुई, एक पुत्र हुआ। तो पुत्री का नाम था यहाँ पे मानबाई और पुत्र का नाम था मान सिंह, ठीक है। अब मानबाई जो थी, इनकी शादी किससे कर दी? तो इनकी शादी जो ये यहाँ पे पुत्र हुआ था हरकाबाई से, तो ये सलीम जो हुआ था, इसकी शादी कर दी गई मान सिंह से। अब मानबाई और मान सिंह नहीं, मानबाई, ठीक है। तो मानबाई और सलीम की शादी हो गई। अब इनसे इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था खुसरो। तो इस तरह से ये अपने चल रहा है सिस्टम। तो आप कंफ्यूज नहीं हो कौन किसका पुत्र था। इस तरह से चार्ट बना के याद करेंगे तो बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और अच्छी तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएगी। यहाँ पे हरकाबाई का विवाह तो अकबर के साथ हो ही गया था। यहाँ पे आपने देखा ही था कि हरकाबाई का विवाह हो गया था अकबर से, जहाँ से पुत्र हुए थे एक जहांगीर। तो ये वाला पार्ट तो आपने देख लिया, ये वाला और देख लें अच्छे से। वापस बता देती हूँ एक बार, तो वापस से देखते हैं, ठीक है। तो भारमल जो थे, इनके पुत्र कौन थे? पुत्र थे भगवंत दास जी की एक पुत्री हुई जिसका नाम था मानबाई जो थी, इनका विवाह किससे कर दिया? सलीम जहांगीर से। और फिर इनके एक संतान हुई जिसका नाम था खुसरो। अब पुत्र की बात करते हैं तो इनके पुत्र आते हैं मान सिंह, और ये मान सिंह जो है यही क्या है, अपने सिलेबस में है। तो इन्हीं को क्या है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब इससे पहले थोड़ा सा हम भगवंत दास जी को भी देख लेंगे, क्योंकि जो मान सिंह के पिता हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए अपने को। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भगवंत दास, इनका शासनकाल 1573 से 1579 तक रखा, ठीक है। 79 तक, 73 से 79 तक रखा। और भारमल के ये पुत्र थे। तो भारमल के क्या हुआ थे, ये पुत्र थे। और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था मानबाई। क्या नाम था पुत्री का? अभी अभी ऊपर देखा था, याद हो तो, अगर देख रहे हैं ध्यान से तो बिल्कुल याद होगा।
तो मानबाई तो पुत्री थी, और पुत्र कौन थे भारमल के, तो पुत्र थे भगवान दास। अब जो मानबाई थी इनका विवाह किससे हुआ था, अभी अभी बताया था ऊपर, सलीम से हो गया था। अब सलीम को ही क्या बोलते थे, जहांगीर बोलते थे, तो इनसे इनका विवाह होगा। और फिर बाद में इनके एक संतान हुई जिसका नाम क्या हुआ, खुसरो। ठीक है, इतना सब आपने अभी अभी देखा था, वापस से आपको बता दिया। पढ़ना तो हमें भगवान दास जी के बारे में है। तो इनका शासनकाल 1573 से 1579। अब ये 79 को थोड़ा सा करेक्ट कर ले, ये RBSC की बुक में 89 दिया है। ठीक है, तो इसको अभी मॉडिफाई कर ले। तो 89 तक इनका यहाँ पे शासनकाल रहा। अगेन ये चार्ट बना दिया, भगवंत दास हैं, भगवंत दास के पुत्र हैं मान सिंह, पुत्री है मानबाई, मानबाई का विवाह जहांगीर से जिनको सलीम कहते हैं। फिर इनका एक पुत्र हुआ जिसको खुसरो कहते हैं। और मानबाई जो है इनको क्या है, शाही बेगम भी बोल देते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। अब जो है बाद में क्या हुआ, मानबाई जो थी इनकी पुत्री जो थी, इन्होंने 1604 में सुसाइड कर ली थी, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। और जो ये इनकी पुत्री है मानबाई, इनका एक मकबरा है जो कि कहाँ पे अपने को देखने को मिलता है, खुसरो बाग इलाहाबाद में। तो खुसरो बाग इलाहाबाद में अगर आप जाएं कभी घूमने तो मानबाई का मकबरा आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब जो भगवान दास थे ये शासक तो बन गए कब, 1573 में शासक बन गए। कहाँ की बात कर रहे हैं, आमेर की बात चल रही है, तो बिल्कुल आमेर के ही शासक बनेंगे। तो आमेर की गद्दी पे ये कब बैठ गए, 1573 में बैठ गए। अब इसके बाद में क्या हुआ, एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं सरनल का युद्ध। क्या कहते हैं, सरनल का युद्ध। सरनल के युद्ध में क्या है, इन्होंने अपना परिचय दिया और यहाँ पे ये अपनी वीरता को साबित करने में क्या रहे, सफल रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ, 7 वर्ष तक ये क्या है, पंजाब के सूबेदार रहे। 7 वर्ष तक क्या रहे, पंजाब के सूबेदार। कौन रहे, बात कर रहे हैं किसकी, भगवंत दास की। तो भगवंत दास क्या रहे, 7 वर्ष तक पंजाब के सूबेदार रहे। और ये तो हमने देख ही लिया कि मानबाई जो थी इनकी पुत्री, इनका विवाह किससे हो गया था, जहांगीर से हो गया था। तो आपको ईयर भी बता देती हूँ, तो 1585 में ये बात अपने को लिखी गई है, RBSC की बुक में लिखी गई है। अपने मन से मैं कुछ भी यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी, जो भी फैक्ट्स हैं उन्हीं को हम साथ में लेके चलेंगे। तो ये बात यहाँ पे हो गई। और फिर क्या हो गया, बाद में 1589 में जो है किसकी मृत्यु हो गई, तो 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई। तो ये बात है। और मृत्यु कहाँ पे हुई, तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। ये मृत्यु हुई है इनकी लाहौर में। तो लाहौर में इनकी मृत्यु हुई किसकी, भगवंत दास की। तो इतना पता हो गया। अब हमें क्या करना है, जो भगवंत दास के पुत्र हैं कौन, मान सिंह, जो कि सिलेबस में मेंशन है, इनके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं। तो देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और बाकी अदर एग्ज़ाम। तो इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो अपने नोट्स में, कि ये टॉपिक जो है सभी में आता है। तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अभी तक जो पढ़ा उसको चाहे थोड़ा बहुत आप क्या है याद नहीं हो रहा है आपको, तो स्किप कर सकते हैं। इसमें से तो एक भी चीज़ अपने को हटानी नहीं है, बिल्कुल 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 याद करना है। ओके, तो राजा मानसिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिनका शासनकाल 1589 से 1614 तक अपने को बुक में दिया हुआ है। तो बिल्कुल अपने को याद भी यही करना है कि 1589 से 1614 तक का रहा है। और ये कौन थे, इतनी बार तो पढ़ लिया, अब तो बिल्कुल उंगलियों पे याद हो गया होगा कि भगवंत दास के पुत्र थे। पुत्री कौन थी, तो पुत्री थी मानबाई। ठीक, दोनों पता हो गए, भगवंत दास के ये पुत्र थे। अब जो मान सिंह थे ये क्या थे, ये विद्वानों को आश्रय देते थे, इसलिए इनको विद्वानों का क्या बोलते हैं, आश्रय दाता भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राजा मान सिंह को। अब इनका जन्म जो है, बर्थ है, वो कहाँ पे हुआ, तो इनका बर्थ हुआ है मौजमाबाद में। कहाँ पे हुआ, मौजमाबाद में। 1550 में। राज्याभिषेक की बात करें तो राज्याभिषेक इनका हुआ है पटना में, जो कि अपने बिहार राज्य में आता है। ठीक है, तो ये बात अपने को पता चल गई। अब इनकी उपाधि की बात करें तो उपाधि एक तो इनको फर्जंद मिली हुई है और दूसरी है मिर्जा राजा। अब फर्जंद का मतलब होता है बेटा, तो बेटा जो है उपाधि इनको दी है किसने, अकबर ने। तो अकबर ने ये टाइटल इनको दिया है, कौन सा, फर्जंद का। किसको दिया है, राजा मान सिंह को। और ये क्यों दिया आपको पता चल रहा होगा, अकबर के अधीन ये यहाँ पे चले गए थे, तो क्या इनकी क्या करते थे, सेवा करते थे आराम से। तो अकबर और यहाँ पे एक और अपने को मुग़ल बादशाह मिलते हैं जिनके अंदर इन्होंने कार्य किया यहाँ पे, तो जहांगीर। तो ये हो गया अकबर और जहांगीर। तो इन दोनों के टाइम पे ये इन्होंने सेवा की थी, किसने, मान सिंह ने इनकी। अब आगे देखते हैं।
तो अकबर ने क्या किया, इनको 7,000 मनसब दे दिए और नवरत्न और प्रधान सेनापति बना दिया। अब माता के नाम की बात करें तो माता इनकी आती है रानी भगवती बाई, कौन, मानसिंह की। और समकालीन मुगल अपने देख ही लिया, यहाँ पे अकबर और जहांगीर, वही यहाँ लिखा हुआ है अकबर और जहांगीर थे। तो इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार लगाएं, अच्छी तरह याद करें। अब 1580 में जो है क्या हुआ, उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हकीम इनको बना दिया, हाकिम बना दिया। कब, 1580 में। अब 1585 में क्या किया, काबुल का सूबेदार रहे ये। और 1585 हो गया। अब 87 में क्या हुआ, 87 में बिहार के सूबेदार रहे। अब 85 में तो थे काबुल के, फिर 2 साल बाद में बिहार के बन गए सूबेदार। फिर 2 साल बाद में क्या हुआ, 89 में भगवान दास की मृत्यु हो गई। तो भगवान दास की मृत्यु हो गई, तो भगवान दास की मृत्यु होगी तो आमेर के शासक कौन बन गए, आमेर के शासक ये बन गए, कौन, मानसिंह। और यहाँ पे देखते हैं तो अकबर की सेवा में ये कब चले गए थे मानसिंह, तो ये 1562 में ही इनकी सेवा में चले गए थे, इनके अधीन चले गए थे। और 12 वर्ष की उम्र इनकी थी उस टाइम पे। तो 12 वर्ष की मात्र आयु में ही क्या है, ये मुगलों की सेवा में चले गए थे, मुगलों की सेवा में बिल्कुल ये यहाँ पे चले गए थे। तो पूछे कितनी वर्ष में, तो 12 वर्ष की आयु में ये चले गए थे। तो अकबर और जहांगीर जो है यहाँ पे मुगल सम्राट थे, इनकी इन्होंने सेवा की, किसने की, मानसिंह ने की। और अकबर के ही जो है रणथंबोर अभियान था, अकबर का ही क्या था, प्रथम अभियान था, कौन सा, रणथंबोर अभियान, जो कि 1569 में इसने चलाया था। तो इसमें क्या था, जो सुरजन हाडा था, सुरजन हाडा को यहाँ पे मुगल अधीनता स्वीकार कराने में इनका ही क्या हाथ था, किसका, मानसिंह का। तो यही बात याद रखनी है कि जो प्रथम अभियान था रणथंबोर का, ये अभियान रहा, रणथंबोर का अभियान 1569 में। इसमें क्या किया इन्होंने, सुरजन जो हाडा थे इनको मुगल अधीनता दिला दी, और इसमें मानसिंह की फेमस रोल था। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब इतना पता चल गया, अब इधर देखते हैं वापस से। तो 1592 में क्या हुआ, यहाँ तक तो पता हो गया अपने को। 1592 में क्या हुआ, बिहार के साथ साथ बंगाल के भी सूबेदार बन गए। ठीक है, तो बंगाल के सूबेदार बन गए। अभी तक तो किस किस के थे, पहले काबुल के थे 85 में, फिर 87 में बिहार के बने, फिर 92 में बिहार के साथ साथ बंगाल के आ गए। तो 3 हो गए, काबुल, बिहार और बंगाल। तो 3 जगह के सूबेदार रहे। और फिर 94 में अकेले बंगाल के सूबेदारी इन्होंने संभाली, और बिहार में जो है मानपुर और बंगाल में अकबर नगर इन्होंने बसाया। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार में मानपुर किसने बसाया और बंगाल में अकबर नगर। तो डायरेक्ट आपको बता देना है, बिल्कुल घबराए बिना, क्या, मानसिंह। तो मानसिंह ने ये काम किए हैं। और ये जो अकबर नगर है अभी क्या है, इसको प्रेजेंट नाम इसको राजमहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजमहल, सिटी पैलेस इसको बोलते हैं। बंगाल में ये है और बिहार में है मानपुर। अब इन्होंने, तो मानसिंह ने क्या किया था, पूर्वी बंगाल जो कि ढाका में आता है अभी, तो यहाँ पे जो राजा केदार थे इनको भी हराया। तो किसने हराया, मानसिंह ने हराया राजा केदार को। और वहाँ से क्या है, ये शिला माता की मूर्ति लेके आए, जो कि आमेर में शिला माता मंदिर के नाम से फिर इन्होंने एक मंदिर बनवा दिया। तो ये जो शिला माता मंदिर है, यही जो माता जी है शिला माता, शीतला माता, तो यही क्या है, कछवाहा वंश की इष्ट देवी है। तो कछवाहा वंश की इष्ट देवी पूछे तो शिला माता आपको बता देना है। शिला माता मंदिर है कहाँ पे, तो आमेर में है, आमेर रियासत ही पढ़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, वृंदावन, जो कि अपने को यूपी में मिलता है, उत्तर प्रदेश में है वृंदावन। तो वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया। तो एक मंदिर तो हो गया शिला माता मंदिर, दूसरा हो गया यहाँ पे राधा गोविंद मंदिर। दोनों मंदिरों का निर्माण अभी तक किसने करवाया है, तो ये बात करी है मानसिंह ने। अब क्या हुआ आगे, तो ये मंदिर का निर्माण करा दिया। और सवाई जयसिंह के काल में यहाँ पे जो मूर्ति थी राधा गोविंद मंदिर की, तो ये मूर्ति जयपुर से लाई गई थी, किसके काल में, सवाई जयसिंह के काल में। तो ये भी याद रखना है। और वृंदावन में ये एस्टेब्लिश करवाई थी इन्होंने, किसने, मानसिंह ने। अब आगे क्या हुआ, जयगढ़ दुर्ग और आमेर किले का निर्माण भी इनके टाइम पे हुआ था। तो जयगढ़ दुर्ग और आमेर किले का निर्माण हो गया था। और जो रानी कनकावती थी, अब ये रानी कनकावती कौन आ गई, तो ये रानी कनकावती जो थी ये राजा मानसिंह थे, उन्हीं की रानी थी। तो मानसिंह की रानी का नाम पूछे तो कनकावती है। तो रानी कनकावती ने जो इनके पुत्र हुए थे जगत सिंह, जो कि बंगाल की लड़ाई में मारे गए थे। कौन मारे गए थे, जगत सिंह मारे गए थे। पुत्र किसके थे, कनकावती और मानसिंह के पुत्र थे ये। तो ये मारे गए थे, तो इनकी याद में इन्होंने क्या किया, माता जी ने, कनकावती ने क्या किया, जगत शिरोमणि माता मंदिर का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में क्या कर दिया, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कर दिया।
तो ये बात हो गई। और यहाँ पे वही मूर्ति स्थापित है श्री कृष्ण की, जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ में किया करती थी। तो ये आपको याद रखना है कि जिस मूर्ति की पूजा जो मीराबाई थी चित्तौड़ में करती थी, वही मूर्ति यहाँ पे जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। और फिर क्या हुआ, मानसिंह की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो मानसिंह की जो मृत्यु थी ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी एक तो 1614 में, और कहाँ पे, तो ये बात है इलीचपुर आए या फिर एलिचपुर आए, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे इनकी मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। तो मानसिंह की मृत्यु हो गई कहाँ पे, एलिचपुर महाराष्ट्र, जो कि दक्षिण भारत में आता है, 17 जुलाई 1614 को। अब इनके जो दरबारी विद्वान थे और ग्रंथ थे वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ग्रंथ तो इनके आते हैं मानचरित्र और महाराज कोश। क्या आते हैं, मानचरित्र और महाराज कोश, दो ही ग्रंथ यहाँ पे ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा जो दरबारी विद्वान थे तो पुंडरीक विट्ठल थे, इन्होंने लिखे हैं रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दूनी प्रकाश। क्या क्या लिखे हैं, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन की निर्णय, दूनी प्रकाश। अब जो राय मुरारी दान थे इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने मान प्रकाश लिखा है, और जगन्नाथ ने लिखा है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। तो मानसिंह कीर्ति मुक्तावली का श्रेय जाता है जगन्नाथ जी को, मुरारी दान जी का है वो है मान प्रकाश, और पुंडरीक विट्ठल के इतने सारे देख ही लिए। अब इसके बाद में क्यों अगर पूछा जाए कि इनका धर्म कौन सा था, तो धर्म इनका बिल्कुल हिंदू धर्म के थे ये, और इन्होंने दीन इलाही धर्म की सदस्य इन्होंने नहीं ली थी। दीन इलाही धर्म जो था मुस्लिमों का था ये, तो इसकी सदस्यता इन्होंने नहीं ली थी। किसने, मानसिंह ने, जो कि आमेर के शासक थे। ब्लू पोट्री जो है लाहौर से ये जयपुर लेके आए। कहाँ से, कहाँ, लाहौर से जयपुर ये ब्लू पोट्री वाला वो लेके आए। और यहाँ पे जो फेमस है ब्लू पोट्री के लिए वो कौन है, तो ये है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है ये, कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री के काम के लिए ये फेमस है। अब सेनापतित्व में प्रथम युद्ध जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने क्या है, अकबर की साइड से सेनापति ये रहे थे, कौन, मानसिंह। तो यहाँ तक हमने जो है मानसिंह के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। अब मानसिंह के बाद में और भी शासक आए, जैसे कि भाव सिंह, मिर्ज़ा राजा जयसिंह। मिर्ज़ा राजा जयसिंह का काल 1621 से 27 तक रहा। 1621 में इन्होंने 11 वर्ष में ये शासक बने थे, मात्र 11 वर्ष की आयु में ये शासक बन गए थे, कौन, जयसिंह। और इन्होंने 3 मुग़ल सम्राटों की क्या की थी, सेवा की थी। तो एक नाम तो जहांगीर है, दूसरा शाहजहाँ है, और औरंगजेब है, ठीक है। तो ये 3 मुग़लों की अधीनता जो स्वीकार की थी वो किसने की थी, राजा जयसिंह ने। ओके, तो चलिए अपन ने क्या किया, 20-25 मिनट में ये पूरा जो है आमेर शासक कंप्लीट कर लिया है, जितना भी इम्पोर्टेंट था। बाकी आपको अगर कुछ लगे आप ऐड करना चाहे तो उसके लिए कोई आपके पास पाबंदी तो है नहीं, आपके पास समय है तो आप बिल्कुल और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। समय नहीं है तो इतना जो पढ़ाया जा रहा है उसको सफिशिएंट माने और इस पर भरोसा करें, और इसी को बार बार रिवाइज करें, जैसे भी आपका मन करे, नोट्स बनाए या फिर वीडियो को 2x में देखें। इसके लिए आप कोई फोर्स नहीं है। आपको PDF इसकी चाहिए तो PDF आपको अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। PDF जब मुझे लगेगा कि आप लोग सीरियस हो गए हैं, अभी ओनली 5 से 10 बच्चे ही मुझे सीरियस लग रहे हैं जो सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, ठीक है। बाकी लोगों का काम यही है कि PDF चाहिए, बस उनको वीडियो भी नहीं देखनी है अच्छे से, और वीडियो ना भी देखें तो भी खुद भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ऐसा आप जब तक करते रहेंगे मैं आपको PDF नहीं दूंगी। जब मुझे लगेगा कि अब आपको PDF उपलब्ध करा देनी चाहिए, आप लोग सीरियस हो गए हैं अपनी एग्ज़ाम को लेकर के, तो आपको PDF दे दी जाएगी। तो PDF के लिए कोई भी मैसेज ना करे, अगर मैसेज करेगा भी तो उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी है। तो आपकी इच्छा है, आपको करना क्या है, मारवाड़ का राठौड़ वंश हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अपना क्या है सेकंड टॉपिक है आज की वीडियो का। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं राठौड़ वंश की उत्पत्ति। तो राठौड़ वंश की उत्पत्ति जो है, इसके लिए जो राज रत्नाकर है और कुछ जो भाट थे उन्होंने कहा है कि ये जो थे राठौड़ ये हिरण्यकश्यप की संतान थे। क्या कहा है इनको, हिरण्यकश्यप की संतान बताया किसको, मारवाड़ के राठौड़ों को। किसने बताया, राज रत्नाकर और कुछ भाटों ने। ओके, जो जोधपुर राज्य की ख्यात में क्या बताया, तो जोधपुर राज्य की जो ख्यात है इसमें बताया इनको राजा विश्वतमान के पुत्र। किसके पुत्र, राजा विश्वतमान के जो है पुत्र बता दिया किनको, राठौड़ों को, मारवाड़ के। अब जो राजा विश्वतमान थे इनके
पुत्र जो है राजा बृहदबल से पैदा होना इनको बताया है। तो ये बात यहाँ पे हो गई। अब दयालदास जी क्या कहते हैं, दयालदास जी जो है इनको सूर्यवंशी मानते हैं। तो इन्होंने ब्राह्मण जो भलराव है इनकी संतान यहाँ पे इनको बताया राठौड़ों को। अब इनको लेकर क्या है, बहुत सारे जो है विवाद चल रहे हैं कि इसने ये माना उसने वो माना। तो ये इतिहासकार हैं, इनके मतभेद चलते रहते हैं। अपने को यहाँ पे ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही पूछेगा कि हिरण्यकश्यप की संतान किसने माना, राजरत्नाकर ने माना, बिल्कुल ठीक है। और विश्वउत्मान के पुत्र किसने माना, जोधपुर की ख्यात में हो गया। दयालदास में क्या बोला है भाई, सूर्यवंशी बोल दिया। और सूर्यवंशी में भी ब्राह्मण बलराव की संतान बता दिया। मोणोत नैणसी ने क्या बोला कि कन्नौज यूपी से आने वाली ये शाखा थी, कौन सी, राठौड़ वंश की मारवाड़ शाखा। तो राठौड़ों को कन्नौज से आने वाला बता दिया किसने, मोणोत नैणसी ने। कर्नल जेम्स टोड ने क्या किया, कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें सूर्यवंशी बताया और राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर ये इन्होंने बताया। तो सूर्यवंशी दो हो गए, दयालदास और कर्नल जेम्स टोड। तो यही बात है यहाँ पे कि इस प्रकार से आपने देखा कि अलग अलग इतिहासकार हैं तो इन्होंने अलग अलग मत दिए। कोई बोल रहा है हिरण्यकश्यप की संतान है, कोई बोल रहा है राजा विश्वमानुत की पुत्र हैं, और दयालदास जी बोल रहे हैं सूर्यवंशी है। कर्नल जेम्स टोड भी बोल रहे हैं वंशावली के आधार पर कि सूर्यवंशी है। मोणोत नैणसी बोल रहे हैं कि ये क्या है, कन्नौज से आने वाली शाखा है राठौड़ों की। तो इस तरह से अलग अलग मतभेद यहाँ पे दिए और इनकी एक राय यहाँ पे नहीं हुई है। इससे क्या है, जो सभी विद्वान हैं वो इनको दक्षिण भारत जो है वहाँ के राष्ट्रकूटों से रिलेटेड मानते हैं। अब जो दक्षिण भारत है इसमें क्या है, आपके जोधपुर बीकानेर वाला उधर का एरिया जो है वो आता है। तो इनमें क्या है, जो जोधपुर है और बीकानेर, तो जोधपुर और बीकानेर के जो भी राठौड़ है वो यहाँ पे फेमस है। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या है जो पढ़ेंगे यहाँ पे चंद्रसेन के बारे में आगे जाके देखेंगे। तो उससे पहले तो हमें यहाँ पे और चीज़ें देखनी है। तो राठौड़ों का जो मूल पुरुष है, आदि पुरुष है या संस्थापक, तीनों आ जाए एक ही आंसर देना है। क्या है राठौड़ों का मूल पुरुष, संस्थापक, आदि पुरुष, तो बता देना है डायरेक्ट कि सीहा। तो कौन है, सीहा। ओके, सीहा थे। अब ये तो पता चल गया, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका हो गया। ओके, साम्राज्य जो था इनका कहाँ पे था, तो पाली के उत्तर पश्चिम में इनका साम्राज्य था। किनका साम्राज्य था, तो ये हम बात कर रहे हैं राव सिंहा की। तो राव सिंहा का जो साम्राज्य था पाली के उत्तर पश्चिम में था। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम में इन्होंने अपना राज्य इस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पे रहने लगे। और यहाँ पे जो अपने बात की थी कि राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष कौन है, राव सिंहा है। तो जो राव सिंहा है इन्होंने क्या है, जो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल थे, कौन थे, जयचंद गढ़वाल थे, इनका वंशज इनको माना है। अब ये तो बात हो गई। अब आगे देखते हैं प्रमुख राजा यहाँ पे कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले तो यहाँ देख ही लिया सिंहा, तो राव सिंहा आ गए सबसे पहले। अब राव सिंहा के बाद में कौन आए, तो राव सिंहा के बाद में है राव चुंडा। चुंडा का शासनकाल रहा 1394 से 1423 तक का। जो चुंडा थे इन्होंने क्या है, साहस और कूटनीति से अपने पे क्या कर लिया, मंडोर पे अधिकार कर लिया था। मंडोर पे अधिकार कर लिया था और मंडोर को ही क्या बना दिया था, फिर राजधानी बना दिया था। तो चुंडा के बारे में ये हम पहले भी देख चुके थे। और मंडोर पे अधिकार के बाद इसने क्या है, आसपास के जो क्षेत्र थे कौन कौन से, खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पे भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किसने, राव चुंडा ने। अब ये अधिकार कर लिया। पूंगल के भाटी जो थे इनको द्वारा क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। तो पूंगल के भाटी जो थे इनके द्वारा धोखे से इनकी मृत्यु हो गई। कब, 1423 में। इसलिए 1423 में इनका शासनकाल यहाँ खत्म हो जाता है। और इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था पत्नी का, चांद कंवर। तो चांद कंवर ने क्या किया, चांद कंवर करेगा तो चांद ये हो गया और ये बावड़ी, तो चांद बावड़ी का निर्माण करा दिया चांद कंवर ने। और कहाँ पे कराया, तो कहाँ पे कराया बताइए जल्दी से, जोधपुर में कराया है। तो जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करा दिया चांद कंवर ने, जो कि कौन थी, पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, तो ये पत्नी थी किसकी, राव सिंहा की। इतना सब पता हो गया। सॉरी, राव सिंहा नहीं, राव चुंडा, इसको करेक्ट कर ले, राव सिंहा की नहीं, राव चुंडा की।
अब रावचुंडा के बाद में आए कौन? रणमल। तो रणमल का शासनकाल रहा 1427 से 1438 तक। रणमल जो थे इनके एक छोटे भाई थे कान्हा। कौन थे इनके छोटे भाई? इनके छोटे भाई थे कान्हा। कान्हा नाम था इनका। तो जो कान्हा थे इनको मारवाड़ का शासक बना दिया गया था, इसलिए क्या है ये नाराज़ होकर यहाँ से चले गए थे। कौन? रणमल जी। अब इनकी बहन थी कौन? इनकी बहन थी हंसाबाई। तो हंसाबाई का जो विवाह था वो किससे कर दिया गया? यहाँ पे राणा लाखा से कर दिया। और ये जो विवाह था रणमल ने इसी शर्त पे किया था कि जो हंसाबाई का पुत्र है, जो हंसाबाई का पुत्र होगा वो क्या करेगा? लाखा का उत्तराधिकारी बनेगा। उससे पहले इनका जो भी कोई शासक है उत्तराधिकारी यहाँ पे नहीं बन सकता। तो ये शर्त इनको मंजूर हो गई और फिर बाद में इसी शर्त के आधार पे राणा लाखा ने यहाँ पे क्या किया? विवाह इनसे कर लिया। और जो इनका भांजा था मोकल, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा पे बनने के लिए क्या है मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ा दिया। ये बात हो गई। और रणमल की कौन थी? एक प्रेमिका थी भारमली। तो भारमली के सहयोग से क्या है मेवाड़ी सामंतों की हत्या कर दी गई। इतना सब काम ये रणमल के साथ में किया गया। अब रणमल के बाद आते हैं जोधा। तो जोधा जो इनका शासनकाल 1438 से 89 तक रहा। अब जो राव जोधा है ये कौन थे? तो ये रणमल के ही पुत्र थे। रणमल के पुत्र थे। 1438 में चित्तौड़ में क्या है रणमल की हत्या करने के बाद जंगल में रहकर इन्होंने क्या है अपनी शक्ति को एकत्रित किया और अन्य लोगों को भी यहाँ पे जोड़ा, संगठित किया। और 1453 में क्या हो गया? फिर इन्होंने वापस से मंडोर जीत लिया था। तो मंडोर जीता इन्होंने किसने? राव जोधा ने। और मेवाड़ से सुलह करने के लिए जो इनकी पुत्री थी उनका विवाह किससे कर दिया? राजकुमार रायमल से कर दिया। तो रायमल से विवाह कर दिया अपनी पुत्री का। और फिर क्या किया इन्होंने ही? राव जो जोधा है इन्होंने ही 1459 में क्या किया था? जो अपना जोधपुर आता है, तो जोधपुर जो है वो बसाया था। ठीक है, तो जोधपुर जो है ये इन्होंने यहाँ पे बसाया दिया, जोधपुर नगर। और इन्होंने राजधानी भी इसको बना लिया जोधपुर को। राव जोधा जो थे इन्होंने क्या किया? चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर फोर्ट मतलब मेहरानगढ़ दुर्ग भी बना दिया चिड़िया टूक पहाड़ी पे। तो ये हम दुर्ग पढ़ेंगे तब और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और राव जोधा ने क्या किया? राव जोधा ने जो शासक था कौन? दिल्ली का सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी जो था इसको यहाँ पे वापस से हराया एक बार। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि जो राव जोधा है यही क्या है जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक है। तो इससे पहले तो कोई इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं। सिया देखे थे, चुंडा भी देखे थे, रणमल, लेकिन जो जोधा है ये तो पावरफुल दिख रहे हैं। इसीलिए क्या है जोधपुर का प्रथम जो प्रतापी शासक है वो भी इनको ही कहते हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर आप नोट्स में ऐड कर लें। अब आते हैं मालदेव। तो मालदेव का शासनकाल 1531 से 1562 तक चला। तो राव मालदेव के बारे में आगे देखेंगे। फिर आते हैं राव चंद्रसेन। कौन आते हैं? राव चंद्रसेन, जो कि सिलेबस में है, अपने को अच्छे से पढ़ना है राव चंद्रसेन को। शासनकाल 1582 से 81। चंद्रसेन के बाद आए मोटा राजा उदय सिंह, शासन 1583 से 95। फिर आए जसवंत सिंह फर्स्ट 1638 से 78 तक। फिर महाराजा अजीत सिंह 79 से 1726। अभय सिंह 1724 से 1769। फिर आए लास्ट में मान सिंह जो कि 1803 से 1843 तक रहे। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? राव मालदेव। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर दिया, आगे जाके हम देखेंगे। तो जो राव मालदेव थे उन्हीं के ये 3 पुत्र थे, राम, मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चंद्रसेन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब जो जो घटनाएं यहाँ पे हुई तो वो सब देखते हैं। राव मालदेव के पुत्र थे तीन पुत्र कौन थे? राम थे और मोटा राजा उदय सिंह थे और चंद्रसेन थे। अब राम जो है ये क्या है अप्रसन्न होकर यहाँ से राज्य से इनको निर्वासित कर दिया गया। और मोटा राजा जो उदय सिंह है ये यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं बन पाए थे, तो ये भी क्या है यहाँ से चले गए थे। और जो चंद्रसेन थे इनको जो इनकी माता थी स्वरूप दे, इनके कहने पे उत्तराधिकारी बना दिया गया था। कब बना दिया गया था उत्तराधिकारी? तो ये बना दिया गया 1562 में। अब क्या हुआ? जो चंद्रसेन के ये दोनों भाई थे राम और उदय सिंह, ये दोनों इनके बड़े भाई थे। तो चंद्रसेन का अपने दोनों बड़े भाई राम और उदय सिंह से विद्रोह हो गया उत्तराधिकार को लेके, क्योंकि इनको यहाँ पे शासन काल सौंप दिया गया। और जो चंद्रसेन थे इन्होंने नाडोल के युद्ध में अपने जो भाई थे कौन? राम, इनको यहाँ पे हरा दिया। ठीक है, नाडोल के युद्ध में राम को हरा दिया।
अब 1564 में राम यहाँ से पराजित होके क्या करा, अकबर की शरण में चले गया। तो राम जो थे ये अकबर की शरण में चले गए 1564 में। और अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज के जोधपुर पर अधिकार कर लिया। क्या किया अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज के जोधपुर पर अधिकार कर लिया। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, लोहावट का युद्ध हुआ उदय सिंह और किसके बीच में, उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में। क्या हुआ, लोहावट का युद्ध हुआ। और जो उदय सिंह थे यहाँ पे वो हमले से घोड़े से गिर के क्या है, यहाँ पे गिर जाते हैं। कौन, उदय सिंह गिर जाते हैं जब चंद्रसेन ने यहाँ पे इनके ऊपर हमला किया तो। और इस तरह से ये गिर जाते हैं और फिर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो चंद्रसेन है ये यहाँ पे जीत जाता है, इसकी यहाँ पे विजय हो जाती है। और जो चंद्रसेन थे, तो ये तो बात होगी लोहावट के युद्ध की। अब यहाँ पे हमने देखा था अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेज के जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो अब जोधपुर पर जब अधिकार ही कर लिया तो फिर चंद्रसेन जाएंगे कहाँ, तो चंद्रसेन जो है विवश होके क्या है, भादराचूर्ण किले की ओर चले गए। कहाँ चले गए, भादराचूर्ण किले की ओर चले गए, जो क्या थी, इनकी संकटकालीन राजधानी थी। और यही चंद्रसेन का पहला पलायन था। तो अगर पूछ ले कि संकटकालीन राजधानी क्या थी, तो ये बताना है मारवाड़ की भादराचूर्ण किला थी। और चंद्रसेन का पहला पलायन भी भादराचूर्ण किले में हुआ। तो संकटकालीन राजधानी ये हो गई सिवाना से रामपुर के पहाड़ों में चले गए। रामपुर आगे पहाड़ आते हैं डूंगरपुर में, फिर डूंगरपुर से ये चले गए बांसवाड़ा। तो इस तरह से ये घूमते रहे। और इनकी उपाधि देखें तो उपाधि मिलती है प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा शासक। क्या मिलती है, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा शासक। और मारवाड़ का प्रताप कहते हैं इनको, कौन, विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी। तो ये नाम सहित कभी कभी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि विश्वेश्वर नाथ रेऊ और राम सिंह सोलंकी ने जो है चंद्रसेन को किस उपाधि से लिखा है, तो मारवाड़ का प्रताप। अब एक ये आती है द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़। द फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा शासक, मारवाड़ का प्रताप। ये सारा कुछ आपको याद रखना है चंद्रसेन के बारे में। अब ये सब बात तो हो गई। अब क्या हुआ कि 1570 में क्या हुआ, 1570 में अकबर ने क्या किया, नागौर दरबार लगाया। क्या किया, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया 1570 में, जिसमें क्या हुआ, जोधपुर की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो है शासक आए। तो जोधपुर प्राप्ति की आशा से ये क्या है, नागौर पहुँच गया था कौन, चंद्रसेन। तो चंद्रसेन जी भी यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने क्या देखा, इनके भाई भी यहाँ पे थे। तो अपने भाई कौन कौन थे यहाँ पे, राम और उदय सिंह भी थे। तो भाइयों को यहाँ पे जो है ये अकबर के साथ में देख के क्या है, इनका दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो इनको यहाँ पे गुस्सा आ गया और फिर ये यहाँ से नागौर छोड़ के वापस से चल दिए। और इन्होंने फिर यहाँ पे वापस संघर्ष का रास्ता ही चुना। तो इस तरह से ये तो चले गए। और क्या हुआ, अकबर ने जो है फिर बीकानेर के राय सिंह थे उनको जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया किसको, बीकानेर के राय सिंह को। और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने पर, और इस मार्ग में क्या है, गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावनाएं इनने समाप्त कर दी थी। तो ठीक है, ये बात थी। अब यहाँ पे जो लिखा है वो देखते हैं। तो अकबर का नागौर दरबार कब लगा पूछ ले तो डायरेक्ट 1570 याद रखना है। जैसलमेर के हरसाए, बीकानेर के कल्याणमल और कोटा के दुर्जनशाल और राम और उदय सिंह जो कि इनके भाई थे, इनके द्वारा नागौर दरबार में भाग लिया गया। तो अपने यहाँ से जो थे वो देखा, जैसलमेर के हर्राए थे, बीकानेर के कौन थे, कल्याणमल थे, कोटा के एक दुर्जनशाल, राम और उदय। तो इस तरह से 5 व्यक्ति यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे नागौर दरबार में अपने यहाँ से गए थे। फिर क्या हुआ, चंद्रसेन जो है ये भी भादराजून से क्या है, जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर दरबार में चला तो आता है, लेकिन यहाँ पे बट क्या है, बट अकबर के साथ अपने भाइयों को झुकाव देख के क्या है वापस चल जाते हैं। फिर 1571 में क्या हुआ, चंद्रसेन जो है भादराजून से सिवाना चले गए वापस। तो भादराजून से सिवाना चले गए 1571 में। 72 में क्या हुआ, अकबर ने जो बीकानेर के राय सिंह थे इनको जोधपुर का प्रशासक बना दिया। क्या कर दिया अकबर ने, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया। फिर 73 में क्या हुआ, 73 में अकबर ने जो है शाह कुली खां, राय सिंह और केशव दास मेड़तिया, क्या है 3 लोग, शाह कुली खां, राय सिंह, केशव दास मेड़िया, इनको क्या किया, चंद्रसेन को विजिट करने के लिए भेजा। अब 73 में ये बात हो गई।
75-76 में क्या हुआ, जलाल खां की मृत्यु हो गई। चंद्रसेन जो है पत्ता राठौड़ पर क्या है, सिवाना दुर्ग का भार छोड़ के जंगल में चले गए। तो क्या है, ये बात यहाँ पे हुई। और सिवाना दुर्ग से फिर क्या है, सिवाना दुर्ग से इन्होंने पीपलोद और कान्होजा पहाड़ों में जाकर के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट की। किसने, चंद्रसेन ने। तो ये भी याद रखना है आपको। तो इन्होंने यहाँ पे सिवाना दुर्ग से निकल के पीपलोदा कान्होजा पहाड़ी में आसपास लूट मचाई। और फिर सिवाना से निर्वासन के समय जो चंद्रसेन की फैमिली थी, परिवार था, वो पोखरण दुर्ग जैसलमेर में रह रहा था और यहाँ पे ये लोग सुरक्षित थे। और दुर्ग की रक्षा यहाँ पे कौन कर रहा था, तो आनंद राम पंचोली कर रहे थे। यहाँ पे जो है चंद्रसेन का रावल हर्राय से क्या हुआ, संघर्ष हुआ। 1580 में फिर क्या हुआ, 1580 में अंतिम समय में चंद्रसेन ने सोजत पाली पर पुनः अधिकार कर लिया। फिर 81 में इनकी किसकी मृत्यु हो गई, परंतु मृत्यु कहाँ पे हुई, सिचिया सारण में। सिचिया सारण, सारण की पहाड़ी, पाली जो भी आ जाए। तो इनकी जो समाधि है चंद्रसेन की, ये समाधि भी अपने को यहीं देखने को मिलती है। तो चंद्रसेन की समाधि जो है सिचिया सारण में है, सारण की पहाड़ी जो है पाली में है। मृत्यु कब हुई, 1581 में हुई। अब इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जो है मारवाड़ के शासक कौन बने, तो इनके जो भाई थे, कौन, दो भाई तो थे ही, कौन कौन से, राम और उदय सिंह। तो वैसे ही लड़ाई तो चल रही थी सारा की किसके लिए, उत्तराधिकार के लिए, क्योंकि चंद्रसेन जो बन गए थे राजा, तो ये तीनों क्या है, लड़ रहे थे। ठीक है, तो जो फिर बाद में क्या हुआ, चंद्रसेन की जब मृत्यु हुई तो ये वाले जो भाई थे उदय सिंह को 1583 में अकबर ने बना दिया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, इनकी पुत्री हुई। इनकी पुत्री का नाम मिलता है जोधाबाई जगत गुसाई, जिनका विवाह वेड्स जहांगीर से मिलता है। और पुत्र जो है इनके, तो पुत्र हैं खुर्रम शाहजहां। अब आज का अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, बीकानेर के जो हैं राय सिंह। तो बीकानेर के राय सिंह भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से। तो राय सिंह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले बीकानेर रियासत का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं इनके बारे में देखते हैं। तो राव बीका जो है इनका शासनकाल 1485 से 1504 तक रहा। और कौन थे राव बीका, तो राव बीका जो है राव जोधा के पुत्र थे। और राव जोधा कौन थे, तो ये मारवाड़ के शासक थे उस टाइम पे। तो राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, और इन्होंने ही क्या यहाँ पे ये बीकानेर राठौड़ वंश की स्थापना की थी। पुंगल के जो राव शेखा है, कौन थे पुंगल के राव शेखा, इनकी पुत्री से विवाह करने की स्थिति यहाँ पे मजबूत बनी। और 1488 में जो है बीकानेर की स्थापना की गई। और स्थापना करके राठौड़ सत्ता का सेकंड केंद्र इसको बनाया गया। किसको बनाया गया, बीकानेर को राठौड़ सत्ता का सेकंड केंद्र बनाया गया 1488 में। अब बीकानेर में क्या है, बीकानेर में आपने देखा होगा देशनोक में क्या है, करणी माता का मंदिर है। वहाँ पर काले रंग के और सफ़ेद रंग के चूहे देखने को मिलते हैं। अगर आपको सफ़ेद चूहा देखने को मिल जाए तो मानिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो जो ये चूहे हैं इनको चूहे नहीं कहते, काबा कहते हैं। तो अगर कोई विद्यार्थी बीकानेर से देख रहा है तो बिल्कुल बुरा नहीं माने, अपने को सभी चीज़ों का अपन सम्मान करते हैं, जितनी कोशिश होती है। थोड़ा बहुत बोलने में इधर उधर हो जाता है तो उसको ये नहीं कि लेके बैठ जाएं कि हमने तो ऐसा बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। तो कोशिश ये रहती है कि नहीं बोला जाए, पर जल्दबाजी में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हैं। आप सभी समझदार हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब समझेंगे इस बात को, इसकी मुझे आशा है। ठीक है, तो देशनोक में करणी माता का मंदिर भी इन्होंने बनवाया, किसने, राव बीका ने। फिर क्या हुआ बाद में, तो राव बीका की बात हो गई। तो ये तो हो गई बात। और क्या किया, तो इन्होंने जो पुंगल के राव शेखा थे उनकी पुत्री से विवाह करके, ये तो देख लिया, पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह करके स्थिति मजबूत कर ली और बीकानेर की स्थापना कर ली। बीकानेर की स्थापना भी कर ली और देशनोक में मंदिर भी बना दिया। तो ये तो सारा हो गया राव बीका के बारे में। तो एक नंबर पे ये पढ़ लिया। दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या, राव लूणकरण। तो राव लूणकरण का शासन है 1505 से 1526। और जो ये थे लूणकर्ण, ये कौन थे, तो ये जो राजा दिख रहे हैं आपको राव बीका, तो जो राव बीका थे इन्हीं के पुत्र थे कौन, राव लूणकर्ण। तो बीका के जो थे छोटे पुत्र थे ये, और इन्होंने ही जो है नागौर के शासक जो थे मोहम्मद का, उनको हराया था। तो नागौर का शासक कौन था, मोहम्मद शाह था, उनको यहाँ पे इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो ये हरा दिया। और राव लूणकर्ण जो है नाम से ही दिख रहा है कि इन्होंने लूणकर्ण जो है क्या किया, लूणकर्ण सागर
झील का निर्माण भी कराया। अब कलयुग का कर्ण कहाँ पे बोलते हैं? बीटू सूजा ने अपने जो राव जेतसिरो छंद है उसमें इनको क्या बोला है? कलयुग का कर्ण बोला है। कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम क्या है? कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम जो ग्रंथ है उसमें इनको क्या बोला है? दानशीलता की तुलना कहा है। किसको? लूण कर्ण को। तो यहाँ पे जो भी एक एक लाइन लिखी है सारा का सारा मैटर RBSC की बुक से लिया गया है। अब अगर आपको विश्वास नहीं है तो अभी हम दिखा भी देंगे आपको, ठीक है। राव जेतसी जो है, राव जेतसी इनका शासनकाल 1526 से 1541 तक रहा और 1534 में इन्होंने मुग़ल शासक जो है उसको हराया। तो मुग़ल शासक कौन था? यहाँ पे ये कामरान था। कामरान कौन था? ये हुमायूं का भाई था। तो इसको यहाँ पे इन्होंने हराया था। किसने? राव जेतसी ने। अब इनको हरा दिया। इसके बाद में इस युद्ध का वर्णन जो है बीटू सूजा ने क्या किया? इस युद्ध का वर्णन जो है बीटू सूजा ने क्या किया? अपना ग्रंथ जो है कौन सा अभी अभी देखा हमने, ये बीटू सूजा का ग्रंथ है राव जेतसिरो छंद। तो इस राव जेतसिरो छंद में क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने इसका वर्णन कर दिया। किसका? युद्ध का। ओके, तो ठीक है, वर्णन कर दिया। अब इसने क्या किया? बीकानेर पे जो मालदेव ने आक्रमण किया था उसके दौरान क्या था? एक मंत्री थे नागराज। तो नागराज जो मंत्री थे इनको शेरशाह से सहायता करने के लिए क्या है? भेजा था। तो शेरशाह से सहायता लेने के लिए किसको भेजा था? तो नागराज को भेजा था। और फिर क्या हुआ? मगर सहायता नहीं मिली। तो मगर सहायता आने से पूर्व ही क्या हो गया? 1541 में साहेबा पाहेबा जो कि जोधपुर में आता है, क्या है? साहेबा पाहेबा जोधपुर में, यहाँ पे मालदेव से युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो साहेबा पाहेबा जोधपुर में जो भी युद्ध हुआ उसमें राव जेतसी और मालदेव जो है युद्ध कर रहे थे। तो यहाँ से क्या है? इनको वीरगति मिली। तो ये बात याद रखनी है। तो 3 हमने पढ़ लिए। अब चौथा देखते हैं कौन है। तो चौथे हैं अपने पास राव कल्याणमल। तो राव कल्याणमल जो है शासनकाल 1541 से 74 तक रहा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। 44 में गिरी सिमेल का युद्ध हुआ। तो गिरी सिमेल का जो युद्ध हुआ ये 1544 में हुआ था। इसमें शेरशाह की ओर से भाग लिया। भटनेर दुर्ग जो है इस पर भी इन्होंने अटैक किया। तो भटनेर किले पर अटैक करके इस पर अधिकार कर लिया। बाद में 1570 में जो नागौर दरबार लगा था उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसने? राव कल्याणमल ने। और इनके 2 पुत्र थे एक तो राय सिंह और पृथ्वी सिंह। राय सिंह जो थे इनको 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया गया। पृथ्वीराज जो है इनको अकबर का दरबारी कवि बनाया गया। और पृथ्वीराज जी का जो ग्रंथ है वो है वेली किसान रुक्मणीरी ख्यात। क्या है? वेली किसान रुक्मणीरी। ठीक है, ये इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज जी का। पुत्री की बात करें, पुत्री आती है राजकुमारी। तो राजकुमारी का विवाह जो है ये अकबर से हो गया। अब अपने को चलना है अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ दिख भी रहा है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में है, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम में भी है। तो अपना टारगेट तो यहाँ पे यही है, हम टीचिंग से संबंधित ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो और कोई भी देख रहा है तो बिल्कुल देख सकता है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना ही है, ये नहीं कि बिना लाइक करके जाना है। कुछ लोग वीडियो देख भी रहे हैं, पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं, जो भी करते हैं डिसलाइक करके चले जाते हैं। ठीक है, उनकी जो इच्छा है वो कर रहे हैं, अपना काम अपन कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। पर अगर आप यहाँ तक बने हैं तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है, आपकी हेल्प हुई है कुछ भी, तो कमेंट में आप 2 शब्द लिख के जाएँ या एक इमोजी बना के जाएँ। बिल्कुल आप वो काम करके जाएँ, तो उससे क्या है थोड़ा सा अच्छा लगता है और ऐसे यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाने की इच्छा भी होती है। अन्यथा क्या है थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, क्योंकि तो अगर कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता है तो आपको अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आप भी इतना तो समझ सकते हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं, अभी कुछ पढ़ा भी रहे होंगे, तो आप सबकी जो है मेंटेलिटी आपको पता है क्या होती है क्या नहीं है। तो एक अच्छा लगता है और कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, कंटेंट तो मैं आपको दे ही रही हूँ जितना मुझसे हो पा रहा है। आप लाइक नहीं भी कर रहे हैं तो भी, तो अगर लाइक कर देंगे तो उसमें आपका कोई पैसा तो लगने वाला है नहीं। अगर पैसा लगता है तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए, शेयर भी मत कीजिए। तो ऐसा तो अभी आपसे कोई पैसा लिया भी नहीं गया, आगे भी नहीं लिया जाएगा। तो राय सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो राय सिंह जो है इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है राव कल्याणमल के पुत्र। तो राव कल्याणमल के पुत्र कौन है? राय सिंह है।
राय सिंह जो है विद्वान थे, विद्या अनुरागी थे और संस्कृत के ज्ञाता भी थे। विद्वान थे, विद्या के अनुरागी थे और संस्कृत के ज्ञाता भी थे। उपाधि है इनकी राजपूताने का कर्ण, जो कि मुंशी देवी प्रसाद ने इनको दी है। तो जो मुंशी देवी प्रसाद है इन्होंने इनको राजपूताने का कर्ण कहा है। और जो कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम जो है, अभी अभी देखा था पहले भी, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम में क्या है, इनको राजेंद्र बोला है, महाराजाधिराज भी इनको बोला गया है। तो ये क्या है, दोनों चीज़ें याद रखनी है आपको। ये उपाधि से एक क्वेश्चन बन सकता है। जब हम PYQ क्वेश्चन देखेंगे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है और कहाँ से कितने क्वेश्चन बाहर जा रहे हैं। तो उम्मीद तो यही है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे तो सबके लिए जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अच्छे से पढ़ते रहना है और रिवीजन करते रहना है। समकालीन मुग़ल शासक पूछ ले तो समकालीन मुग़ल शासक बता देना है, अकबर था और जहांगीर था। अकबर था 1574 से 1605 तक, 1605 से 12 तक जहांगीर था और इनका शासनकाल था अपने 1674 से 12 तक। तो ठीक है, 74 ये हो गया, 1612 ये हो गया। तो पहले तो था कौन, अकबर, बाद में आ गया था जहांगीर। तो दो मुग़ल शासक थे, अकबर और जहांगीर। किसके टाइम पे, राय सिंह के टाइम पे। 1570 में नागौर दरबार लगा, नागौर दरबार में शामिल हुए, अधीनता स्वीकार कर ली, मुग़लों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए। 1572 में क्या हुआ, जोधपुर के प्रशासक जो है अकबर ने इनको बना दिया। 1572 में क्या कर दिया, जोधपुर का प्रशासक बना दिया था राय सिंह को, बिल्कुल हाँ बना दिया था। 74 में क्या किया था, तो बीकानेर का शासक बना दिया था और महाराजाधिराज की उपाधि भी दे दी थी। तो 2-2 साल का गैप चल रहा है। देखिए 1570 में नागौर दरबार था, उसमें अधीनता स्वीकार की, मुग़लों से वैवाहिक संबंध बनाए। फिर 2 साल बाद में क्या कर लिया, जोधपुर का प्रशासक बना दिया, किसने, अकबर ने। फिर 2 साल बाद में 74 में बीकानेर का शासक बना दिया और महाराजाधिराज का टाइटल भी दे दिया। अब क्या हुआ, अकबर ने राय सिंह को जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर जो है, कहाँ जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर जो है यहाँ की जागीर दे दी। ठीक है। फिर 89 में क्या हुआ, 89 में राय सिंह ने PM मतलब प्रधानमंत्री जो है करमचंद, इनकी देख रेख में क्या किया, लालगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग एक ही बात है, तो ये बनाया बीकानेर में। ठीक है, तो ये बनाया किसके टाइम पे, प्रधानमंत्री जो थे करमचंद, इनकी देख रेख में बनाया। और इसके दरवाजे पे जो है, सूरजपोल दरवाजे पे आंतरिक द्वार पे क्या है, किले के अंदर क्या लिखवाई, तो ये लिखवाई राय सिंह प्रशस्ति, जिसमें क्या है, इनकी उपलब्धियों का वर्णन है। किसकी उपलब्धियों का वर्णन है, बात कर रहे हैं राय सिंह की, तो राय सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। और यहाँ पे जो जूनागढ़ दुर्ग है, इसके दरवाजे पर क्या है, इसके दरवाजे पर जयमल और फत्ता सिसोदिया की जो है पत्थर या फिर पाषाण जो भी आ जाए, पत्थर से निर्मित मूर्तियाँ हैं, जो कि क्या है, हाथी पे ये सवार है। तो जयमल और फत्ता जो है हाथी पर सवार हैं और पत्थर की इनकी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। और ये एक ऐसा पहला किला है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो ऊपर जाने के लिए क्या है, यहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, तो ये है। और ज़मीन पे बना हुआ है, इसलिए ये ज़मीन का जेवर कहलाता है। अब रचनाओं की बात करें तो रचनाएं इनकी आती है, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, बाल बोधिनी, बेंदक वंशावली। और 1612 में बाद में क्या हो गया, तो 1612 में जो है दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई। तो दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सारा कुछ हमने क्या है, इनके लिए देख लिया। अब इनके बाद में जो है एक और शासक आते हैं लास्ट में, तो वो है राव कर्ण सिंह। तो वो राव कर्ण सिंह इतने इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, शासनकाल है इनका 1631 से 1668। तो ये आप देख सकते हैं। तो कर्ण सिंह जो है, इन्होंने क्या किया, मुग़ल जो सम्राट था शाहजहाँ, इसके दक्षिण अभियानों में भूमिका निभाई। जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेके क्या किया, नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध भी कर लिया, जो कि मतीरे की राड़ वाला युद्ध कहा जाता है। और मुग़ल उत्तराधिकार संघर्ष के कारण जो कर्ण सिंह थे वो तटस्थ रहे। औरंगजेब का पलड़ा भारी था इस टाइम पे, तो इनके जो पुत्र थे पदम सिंह और केसरी सिंह, इनको लेकर के इन्होंने क्या है, औरंगजेब को सहायता भेजी। और औरंगजेब के शासक बनने के बाद में क्या, उनकी सेवा में चले गए कौन, तो औरंगजेब की शासन सेवा में कौन गए, तो कर्ण सिंह चले गए थे। तो इतना ही याद रखें तो बहुत है आपके लिए आज के लिए। तो आपको यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ कि हमने जो जो पढ़ा ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ा है। बीकानेर के राठौड़ वंश हमने पढ़े, जिसमें सबसे पहले राव बीका पढ़े थे, राव बीका का शासनकाल देखा था।
यहाँ पे देखा था हमने कि ये राव जोधा के पुत्र थे और पिता जो थे इनके व्यंग्य किए जाने 1465 में जांगल प्रदेश में आ गए थे और करणी माता की कृपा से इन्होंने नवीन राज्य की स्थापना करके सहायता मिली थी। और जांगल जो प्रदेश है इनको राव, बीका और जाट सरदार ने नरा से मिलाकर जीता था, इसलिए क्या है इसको बीकानेर कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता। हमने यहाँ से देखा था भाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर अनेक गांवों पर अधिकार किया किसने, राव बीका ने। और पुंगल के जो राव शेखा थे कौन थे, पुंगल के राव शेखा इनकी पुत्री से विवाह करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था। ये लाइन यहीं से लिखी थी। 1488 में बीकानेर की स्थापना करके राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बना लिया था। और देशनोक में हमने देखा था करणी माता का मंदिर, ठीक है, ये देख लिया था। तो राव लूणकरण सन देखे थे 1505 से 26 तक। ये कौन थे, राव बीका के छोटे पुत्र थे। तो सेम टू सेम यहीं से लिखा था। इसने नागौर के शासक जो थे मोहम्मद का इनको हराया था, ये भी देखा था। 1526 में ढोसी का युद्ध हुआ था जो कि नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ते हुए ये मारे गए। तो ये लाइन नहीं थी, इसको ऐड कर लेना। तो ढोसी का युद्ध हुआ था 1526 में नारनौल के नवाब अभिमरा से। बीठू सूजा ने अपने जो ग्रंथ था राव जयसिरोचंद, इसमें इनको क्या कहा था, कलयुग का कर्ण कहा था, बिल्कुल देखा था। करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्य में क्या है, दानशीलता की तुलना जो है कर्ण से की गई है। और लूणकरण सर जो है झील, उसका निर्माण भी इन्होंने किया है। तो लूणकरण सर भी हो गए। राव जेतसी जो है 26 से 41। जेतसी ने 34 में क्या किया, काबुल के शासक थे कामरान जो कि हुमायूं का भाई था, इसको हराया था। इस युद्ध का वर्णन वही अगेन बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरोचंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के कारण अपने जो मंत्री थे नागराज, उनको शेरशाह की सहायता करने के लिए भेज दिया था, लेकिन सहायता आने से पूर्व ही क्या हो गया था, 41 में साहेबा पाएबा का युद्ध हो गया था जोधपुर में। और राव जो जेतसी है ये यहाँ पे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने जो जो पढ़ा है बिल्कुल यहीं से पढ़ा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, जाएगा तो सबके लिए जाएगा, ठीक है। मेनली अपने सिलेबस में ये थे। राय सिंह 1570 में अकबर के नागौर दरबार में इन्होंने मुगल सेना में भाग लिया। अकबर के गुजरात अभियान और कांधार अभियान में भी वीरता दिखाई। अकबर ने 1572 में इनको ये शासक बना दिया था। 74 में क्या किया था, राय सिंह को महाराजा धीराज की उपाधि दे दी थी, बीकानेर का शासक बना दिया था। राय सिंह ने क्या किया, फिर बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया था। और किले की दरवाजे पे क्या किया था, जयमल और जो फत्ता सिसोदिया थी इनकी पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियाँ लगवाई थी। और किले के भीतर क्या था, इन्होंने एक प्रशस्ति लगवाई जो कि राय प्रशस्ति थी, राय सिंह प्रशस्ति, जिनमें इनकी उपलब्धियों का वर्णन था, राय सिंह की उपलब्धियों का। और इनके समय पे ही जो भीषण अकाल पड़ा था, इससे निपटने के लिए इन्होंने बहुत सारा धन खर्च किया था। इसीलिए जो मुंशी देवी प्रसाद है इन्होंने इनको राजपुताने के करने की संज्ञा भी दे दी थी। तो ये देख लिया। राव कर्ण सिंह भी देख लिया हमने। मुगल सम्राट शाहजहाँ के टाइम पे भूमिका निभाई थी। जाखड़िया गांव में विवाद को लेके नागौर के जो शासक थे अमर सिंह, इनसे युद्ध किया था। मतीरे की राड़ का ये युद्ध कहा जाता है। और यहाँ पे ये कर्ण सिंह तटस्थ रहे थे। तो ये सब बात यहाँ पे देखी थी। चिंतामणि भट्ट का जो ग्रंथ था, चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ था कौन सा, शुक्र सप्तति। इसमें जो कर्ण सिंह है इनको जांगलधर बादशाह कहा गया है। क्या कहा गया है, जांगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने जो साहित्य कल्पद्रुमु और उनके दरबारी विद्वान कौन थे, गंगानंद मेंतिल ने क्या है इनको कर्णभूषण कहा है। और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखे। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरली बहुत ही कम पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने राय सिंह से, ठीक है। राय सिंह के अलावा इनसे पूछ लेंगे, कल्याणमल से, जेत सिंह से। इधर वाले जो हैं शुरू वाले, इनसे पूछे फिर भी जा सकते हैं। कर्ण सिंह से अभी तक बहुत ही कम, एक दो बार कभी पूछ लिए होंगे। जब PY के क्वेश्चन करेंगे अगले सेशन में तो आपको सारा पता चल जाएगा, जहाँ से क्वेश्चन कितनी बार का कौन सा पूछा गया है और हमने कितना पढ़ा है, कितना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हुआ है, तो उसको ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं आपका 1 या 2 मिनट यहाँ पे लेती हूँ। उसके अलावा हम यहाँ पे कोई भी टाइप की अपनी बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।